Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap. You are here on iExamB where you can embrace your iExamB learning experience. जहाँ पे होती है आपकी preparation 50% faster. And in order to achieve that, we are here with another very informative session in terms of your NABARD preparation. सभी जानते हैं that there are lots of subjects to be handled in this exam. तो हम सभी subjects की अगर strategically तैयारी शुरुआत करें तो we will be able to reach our goal faster, right? तो आज हम इस सेशन में यही समझेंगे कि बीते कुछ सालों में इंग्लिश के लिए पैटर्न कैसा रहा है, राइट? तो मैं पहले बता दूं बच्चे कि नाबार्ड को लेकर अगर आपके दिमाग में बिल्कुल भी ये चिंता है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है ना वो मैं कैसे करूँगा, आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट, और मे बी दिस हैज़ ऑलवेज बीन अ वीक सेक्शन ऑफ योर्स, अगर ऐसा कभी भी लगा है डोंट वरी. क्वेश्चन का जो लेवल होता है इसके ऊपर भी हम आगे जाकर बात करेंगे. हम हर एक साल की पेपर की जो एनालिसिस है ना वो अलग से करेंगे सो दैट वी लाइक अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ईयर का पैटर्न सेपरेटली. बट आज की सेशन में हम एक ओवरऑल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपना प्रिपरेशन किक स्टार्ट कर सकें, अपने आगे आने वाले दिनों में एक बढ़िया प्लान बना सकें अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को लेकर. तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आज की सेशन में हम इन 5 सालों के पेपर के बारे में बात करेंगे. बट एक और चीज़ यहाँ पे आपके लिए नोट करने लायक है और वो ये कि 2020 में जो आपका पैटर्न है ना वो चेंज हो गया था. तो मोर और लेस अगर आप इन ईयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें तो इट वुड बी गुड आइडिया. 2020 में आपका जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस थे वो कुछ 40 क्वेश्चंस आए थे. तो अगर मैं आपको ओवरऑल पूरा पैटर्न दिखाऊंगी तो आपको बिल्कुल भी जो है ना चेंजेस नहीं दिखाई देंगे टॉपिक्स के मामले में. ठीक है, ऑब्वियसली बात है वो 40 क्वेश्चंस थे बट अब 30 क्वेश्चन है तो वेटेज तो ज़रूर कम हो गया है. बट जो टॉपिक्स है ना बच्चे, व्हेन यू विल लुक एट दैट आपको रियलाइज़ होगा कि टॉपिक्स मोर और लेस वैसे ही रहे हैं. सबसे ज़्यादा जो नंबर है हमारा बच्चे वो आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे आप पैसेज के नाम से भी जानते हैं, एक 300-400 वर्ड का जो है ना एक पैसेज दिया गया रहता है, उससे कुछ 7 से 8 सवाल हमें पूछे जाते हैं. जनरली हमारे एग्जाम में ये एक ही पैसेज पूछते हैं जिनमें अंदर ही आपको 1 या 2 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के मिलते हैं, एक आध क्वेश्चन वो फिल इन द ब्लैंक के भी दे देते हैं. तो कहने का मतलब मान के चलिए आप कि अगर मैं 2024 के 9 क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे कुछ 6 से 7 क्वेश्चन आपके बिल्कुल टू द पॉइंट आए हुए थे पैसेज से, बट 2 क्वेश्चन यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम का आया हुआ था और एक फिल इन द ब्लैंक का भी आया हुआ था. तो इन्होंने इस बार का जो पैसेज अरेंजमेंट किया था वो ऐसा किया था. इसके बाद अगर आप देखिए जो दूसरा मतलब सॉर्ट आफ्टर टॉपिक आप बोल लीजिए, दूसरा एकदम हॉट टॉपिक बोल लीजिए, वो है एरर स्पॉटिंग. एरर स्पॉटिंग आप सभी बच्चे जानते हैं, इंग्लिश की बात हो, ग्रामर की बात हो और एरर स्पॉटिंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता. तो देखो अब कंसिस्टेंटली ये पूछा गया है पिछले कुछ सालों में. थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना वो आपके एग्जामिनर यहाँ पे इंक्रीज़ ये कर देते हैं कि वो एक सेंटेंस ना देकर 2 सेंटेंस दे देते हैं कभी कभी एरर स्पॉट करने के लिए. बट याद रखिए ये क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली हमें 1 स्टेटमेंट वाले ही यहाँ पे पूछे गए हैं, तो हम अपनी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे. फिर जो आपका तीसरा टॉपिक आ जाता है वो है पैराजंबल कहिए या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस बोलिए. ज़्यादातर आपके एग्जाम में एक ही सेंटेंस है जिसके पार्ट्स को वो जंबल अप कर देते हैं और फिर आपको उसे सीधा करके एक मीनिंगफुल और कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस बनानी होती है. तो पैराजंबल के क्वेश्चन ओवर द ईयर्स आप देखिए वेटेज जो है वो बढ़ा ही है, घटा तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो हम ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे. अच्छी बात ये है ना यहाँ पे ऑप्शंस का हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पैराजंबल के साथ में तब आपको मैं बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिनके द्वारा ना हम बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, तो पैराजंबल्स की बात हो गई. फिर आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक के ऊपर. देखो बच्चे, फिल इन द ब्लैंक अगेन आपको लगेगा कि मैम ये तो कोई नई टॉपिक नहीं है, हमने स्कूल में भी बहुत सॉल्व किया है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन. थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ आपको यहाँ पर देते हैं. पिछले 2-3 सालों में आपको डबल फिलर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में. डबल फिलर क्या होता है बच्चे? या तो आपको एक ही सेंटेंस देते हैं आपके एग्जामिनर जिसमें 2 ब्लैंक क्रिएट कर देते हैं और फिर उन 2 ब्लैंक के अनुसार आपको ऑप्शंस में दिया गया रहता है वर्ड्स पेयर में. कभी कभी वो 2 अलग अलग सेंटेंस देते हैं. ठीक है, 2 अलग अलग सेंटेंस देते हैं और उसमें एक एक ब्लैंक रहता है और फिर अकॉर्डिंगली वही काम करना है. हमें जो एफर्ट एक सेंटेंस में लगानी थी इस बार हमको 2 सेंटेंस में लगानी है. तो इस तरह से आपके एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन जो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी रहती है, जो आपका कोर तरीका रहता है वो बिल्कुल वैसा ही है. फिर आता है
सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट कह लिए, जो अगला बड़ा टॉपिक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए बच्चे आपको ग्रामर की ही नॉलेज यहाँ पे भी ज़रूरत होती है। मतलब जो आपको एरर स्पॉटिंग में एरर ढूंढना होता था, यहाँ पे आपको एरर ढूंढना नहीं है, रादर वो ढूंढ कर आपको दिया गया है एंड इन ऑप्शन में से आपको उसे ठीक करना है। मतलब सेंटेंस को इस बार आपको करेक्ट करना है, ठीक है, एरर फाइंड आउट नहीं करना है। तो मोर और लेस अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपका एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट दोनों का ही ध्यान रख लिया जाएगा। फिर आती है बात आपके अगले टॉपिक यानी कि वर्ड स्वैपिंग की। बच्चे वर्ड स्वैपिंग एक नया पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी उभर कर आया। आप देखो हर बार हमें इनसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो वेटेज है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज ही किया है। लेकिन 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे आपके वर्ड स्वैपिंग के, और इन्होंने बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 अलग अलग क्वेश्चन में। जैसे कि एक क्वेश्चन इन्होंने वर्ड यूसेज में पूछ लिया और एक क्वेश्चन इन्होंने मैच द कॉलम का दे दिया। तो अब अगर मैं 2024 का पैटर्न यहाँ पे देखूँ तो ये समझ में आ रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हमारा सेम है, तो एग्जामिनर अब आपके क्वेश्चंस को डिफिकल्ट कैसे बना सकते हैं, सेक्शन को डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं। वो जो 5 क्वेश्चन डायरेक्ट वर्ड स्वैपिंग के दे सकते थे उसमें से 3 ये देकर 2 और अलग अलग क्वेश्चन दे दिए हमें। तो क्या हुआ भाई, थोड़ी मेहनत बढ़ गई, हमको डायरेक्शन वापस से पढ़ना पड़ गया, राइट। तो ये चीज़ देखने को मिली है 2024 में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही पैटर्न हमारा 2025 में भी होगा। तो अगर मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूँ अब पूरे पेपर का, बच्चे वैसे तो आप यहाँ से समझ पा रहे हैं कि मेरे कुछ टॉपिक्स जो है ना वो हमेशा लोकप्रिय रहेंगे हमारे लिए इस नाबार्ड की एग्ज़ाम में। सबसे पहला नंबर आता है आरसी का वेटेज के अनुसार, फिर आता है आपका ग्रामर का क्वेश्चन। ग्रामर का क्वेश्चन जब मैं लिख रही हूँ तो मेरा मतलब है एरर स्पॉटिंग प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये दोनों। और फिर आता है हमारा वोकैबुलरी बेस्ड यानी कि वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन और फिलर्स के क्वेश्चन। मतलब अगर आप इन 3 बड़े बड़े टॉपिक्स को अगर ध्यान में रख लेते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको नाबार्ड में इंग्लिश की चिंता करने की ज़रूरत है। तो अब जो आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहे हैं उसमें इन्हीं 3 को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है। बाकी एक क्वेश्चन मैच द कॉलम का आ गया या एक क्वेश्चन ईडियम का आ गया, तो यानी ईडियम मतलब मुहावरे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पेपर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चे, क्योंकि मैंने मोटे मोटे जो वेटेज वाले टॉपिक्स हैं ना उनका ध्यान रख लिया है, राइट। तो आई होप ये सेशन से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया हो। डोंट वरी, हम हर एक साल के पेपर को भी यहाँ पे डीपली एनालाइज करेंगे, और इसके अलावा और भी आप कुछ पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो तो फील फ्री टू आस्क अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। फील फ्री टू सजेस्ट एनी फीडबैक ऑल्सो। अगर आपको ऐसा लग रहा है बच्चे कि मुझे पहले 2024 का मैम पेपर एनालाइज हम लोग पहले करते हैं और फिर हम कुछ और टॉपिक पे करेंगे, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, हम जल्द ही इन सभी पेपर को एनालाइज करेंगे ताकि हम अपनी ईयर ऑन ईयर स्ट्रैटेजी भी अच्छे से समझ सके कि अगर मैं 2024 में एग्ज़ाम दे रही होती तो मेरा एग्ज़ाम में नंबर कितने आ रहे होते, राइट। तो ये चीज़ हम आगे जाकर देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। बाय बाय एंड टेक केयर।